जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए इतिहास के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, डीडी कौशाम्बी ने मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की तुलना किससे की है? पुष्कर अथवा कमलताल से की है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार में पुरोहितों के निवास हेतु बड़े टाल बने थे जिन्हें कहा गया कॉलेज ऑफ प्रीस्ट अर्थात पुरोहितों का महाविद्यालय। सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन एवं गिरनार शिला अभिलेख एवं खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य मुद्राएं उत्कीर्ण हैं। हदीश्वर एवं चिदम्बरम मंदिर में। वारामिहिर किस संहिता में केश रंगने एवं सुगंध निर्माण की विधि बताई है? वारामिहिर जी ने बृहत संहिता में बताई है। ठीक। हेरोडोटस थोड़ा सा नाम अजीब है, इसलिए उच्चारण करने में समस्या हो जाती है हमें। हेरोडोटस, ठीक, किसने भारतीयों द्वारा सलाखों का प्रयोग हेरोडोटस ने भारतीयों द्वारा सलाखों का प्रयोग सर्वप्रथम देखा एवं वर्णित किया। ठीक। और उसके बाद सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट ने। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का वर्णन भोज के समरांगण सूत्रधार में किया गया है। जल यंत्रों का विशेष करके उसमें वर्णन है। ठीक। प्राकृत भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख स्थापत्य गतिविधियों पर हुए व्यय की जानकारी प्रदान करता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का जो है वो क्या करता है, प्राकृत भाषा में लिखित है और स्थापत्य गतिविधि पर हुए व्यय की जानकारी को प्रदान करता है। और हाथी गुम्फा और रुद्रदमन और गिरनार अभिलेख जो हमने तीसरे में देखिए बताया है, सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग ये। ठीक। और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला होने का गौरव किसे प्राप्त है? सरगुजा छत्तीसगढ़ की सीता बेंगरा गुफा को। सीता बेंगरा, कौन सी गुफा? सीता बेंगरा। चरक संहिता विभाजित है। चरक संहिता 8 खंडों में विभाजित है। निदान, विमान एवं शरीर खंड, ये सब इसके खंडों के नाम हैं चरक संहिता के ना। बीज गणित का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा नगर से हमें वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था एवं जल प्रबंधन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक। इसमें विकल्प और भी रहेंगे सभी प्रश्नों में, लेकिन हम विकल्प लिखवाने कोई मतलब नहीं है, उससे कन्फ्यूजन ही होता है, कोई लाभ नहीं होता, इसलिए हमने विकल्पों को लिखवाने पर बहुत ध्यान नहीं दिया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल की समय सीमा क्रमशः है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व, 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक। ये इसकी समय सीमा है। तीनों याद कर लीजिएगा, तीनों अलग अलग आएंगे और ये तीनों यहाँ तक है महत्वपूर्ण होंगे। सर्वप्राचीन मानव जीवाश्म कहाँ पाया गया और यह कितना पुराना था? तो यह अफ्रीका में 42 लाख वर्ष पुराना जो है मानव जीवाश्म पाया गया था। मानव वर्तमान स्वरूप में 50,000 वर्ष पूर्व आ गया था। भारत की नर्मदा घाटी के हथनौरा में
एकमात्र मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कहीं मानव जीवाश्म नहीं प्राप्त हुआ है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे है 1867 ईस्वी में किसने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत में मानव जाति यूरोप से पहले निवास करती थी? सर्वश्री बैनफोर्ड ने यह स्पष्ट करने का प्रयास 1867 ईस्वी में किया। ये भी आ सकता है प्रश्न उलट के भी कि सर्वश्री बैनफोर्ड ने यह प्रयास किस ईस्वी में किया कि भारत में मानव जाति यूरोप से पहले ही निवासरत थी? तो आपको 1867 लिखना पड़ेगा और नाम पूछेगा तो सर्वश्री बैनफोर्ड लिखना पड़ेगा। सोहन संस्कृति को चापर चापिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। और ये भी पूछ सकता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को और क्या कहते हैं? तो सोहन संस्कृति कहते हैं। एश्यूलियन संस्कृति के प्रचुर साक्ष्य भीमबेटका में मिलते हैं। सोहन संस्कृति से संबंधित पूर्व पाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में किसने प्राप्त किया? डीएन वाडिया ने सोहन संस्कृति से संबंधित पूर्व पाषाण कालीन उपकरण 1928 में प्राप्त किया। भारतीय प्रागैतिहास का जन्मदाता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कार्य 1863 में शुरू हुआ। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पल्लवरम मद्रास में है। मद्रास में प्राप्त किया। पाषाणकालीन संस्कृति का 1935 ईस्वी में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे पोतहार के पठारी भाग का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? डीटेरा एवं पीटरसन के द्वारा किया गया। भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति मेहरगढ़ में कब प्रारंभ हुई? 800 ईसा पूर्व। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का आरंभ 2600 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर 8000 है। 8000 भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति मेहरगढ़ में कब आरंभ हुई? 8000 ईसा पूर्व। ठीक। उसके बाद है हमारा 30वां प्रश्न, भारत के मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। इस समय विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण किस विद्वान द्वारा प्राप्त किया गया? CL कार्लाइल के द्वारा। ठीक। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाओं से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। इन गुफाओं की 1958 ईस्वी में खोज किसके द्वारा की गई? BS वाकणकर के द्वारा की गई। सागर जिले में स्थित एरण की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की खोज का श्रेय सागर विश्वविद्यालय के किस विद्वान को जाता है? KD वाजपेयी एवं उदयवीर सिंह। 3000 ईसा पूर्व सर्वप्रथम तांबे को टिन में मिलाकर कांसा बनाने की विधि का आरंभ कहाँ के धातु विशेषज्ञों द्वारा किया गया? तो चीन की। ठीक। ये हमारी पुस्तक है। हमने सोचा कि आप लोगों को दिखा दें, जिसके 3 पाठ तक लगभग हमने आप लोगों को प्रश्न करा दिए हैं। एक वीडियो और है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं और आगे भी इसमें 16 पाठ हैं। हम दिखा दें खोल के आप लोगों को। इसमें कुल 16 पाठ हैं। देखिए ये है इसकी विषय सूची। इसमें 16 पाठ हैं। इसको हम पढ़ करके इसी में से आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न बनाते हैं, जो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें त्रुटियां नहीं है। कहीं यदि त्रुटि हमें प्राप्त होती है तो हम उसे अन्य
पुस्तकों से, अन्य माध्यमों से सुधार करके तब आप लोगों को प्रेषित करते हैं। ऐसा प्रयास करते हैं कि थोड़ा आप लोगों के पास जो भेजा जाए उसमें त्रुटि ना हो, लेकिन अब मनुष्य से गलतियां संभव हैं, तो कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। अब हम इसमें आपको 33 प्रश्न बता चुके हैं, कुछ प्रश्न और सोच रहे हैं कि आप लोगों को बता दें और उसके बाद फिर अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक। पिगट महोदय ने किन्हें साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसका क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था और हड़प्पा से मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार प्राप्त हुआ था उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई की जब हम बात करें तो लंबाई उसकी 11.88 मीटर, चौड़ाई उसकी 7.01 मीटर और जो गहराई थी वो 2.43 मीटर थी। ठीक। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। पुरातत्व शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है पुरानी वस्तुओं को तत्व जानना और उनकी रक्षा करना। ठीक। सर्वप्रथम हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1875 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। हल से जुते खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके, ठीक, ये एक इन्ना पे एक ही मात्रा और रा दोनों लगा है, आप लोग देख लीजिएगा। अर्नेस्ट मैके लिखने में थोड़ा सा वो स्याही हो गई है, ज़्यादा हो गई है ना। अर्नेस्ट मैके, क्या नाम था उसका? अर्नेस्ट मैके, जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर उसने प्रकाश डाला है। और 44वां प्रश्न है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज किसने और कब किया? तो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी ने 1946 ईस्वी में किया। इसमें होता क्या है देख लीजिए वाला भी। जब जीवित वस्तु होती है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात कार्बन 14 का क्षरण होने लगता है, तो इसका जो अर्धायुकाल है 5568 ± 30 वर्ष ना। ±30 का मतलब जो साइंस साइड से रहे होंगे 12 तक समझते होंगे, तो नहीं तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ±30 का मतलब ये है कि इसमें 30 ज़्यादा भी हो सकता है और 30 कम भी हो सकता है। इतने वर्ष लगभग 30 के अंतर से कम ज़्यादा हो सकता है। 30 कम भी, 30 ज़्यादा भी इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है और लगभग एक्यूरेट ही इससे आता है। तो ये आधा समाप्त हो जाता है। पहले बराबर मात्रा में था, तो इसी हिसाब से अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना वर्ष पुरानी ये वस्तु है। जितना कम होगी कार्बन 14 की मात्रा उतनी पुरानी वस्तु मानी जाती है। और कार्बन 14 का अर्धायुकाल हमने बता ही दिया। रेडियोधर्मिता क्षय की प्रक्रिया को कहते हैं। और मोहनजोदड़ो में प्राप्त अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 45.72 मीटर एवं 15.23 मीटर थी। और हड़प्पा के निवासी पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। समकालीन किस संस्कृति के लोग धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग करते थे? तो मिस्र की संस्कृति थी जो धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करती थी। इसी के साथ जय माता दी।